आज हम आपके लेकर आए हैं एसएससी सीजीएल के लिए। ठीक है, जो भी हम पढ़ाने जा रहे हैं ये 6 महीने की करंट अफेयर्स है, 6 मंथ की करंट अफेयर्स। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका एसएससी सीजीएल का पेपर लगा पड़ा है। एसएससी एमटीएस का, एसएससी सीजीएल के या एसएससी के जितने भी एग्जाम थे उन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपने अगर देखा होगा तो लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, अब वही आपका खेल पलट सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पीसीएस भी आएगा, आज नहीं तो कल। आरओ के लिए आप तैयारी कर ही रहे होगे, अगर नहीं कर रहे हो तो इसी के साथ स्टार्ट कीजिए। ठीक है, और जो भी स्टेट के एग्ज़ाम्स हैं, स्टेट के कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो लेखपाल का एग्ज़ाम हो या यूपी पैट हो, पीईटी हो, ठीक है, पुलिस, यूपी पुलिस का हो, ठीक है, या कोई भी एग्ज़ाम हो, हाल फिलहाल में जो आने वाले हैं और जिनमें करंट अफेयर्स पूछी जानी है, उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप एंजॉय कीजिए इस करंट अफेयर्स को हमारे साथ। ठीक है, जनवरी 2024 से जून 2024 तक की सभी प्रमुख घटनाओं का विवरण दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भारत रत्न, नोबेल पुरस्कार, ठीक है, और निर्मला सीतारमण, और इनके हाथ में कुछ है जिसमें भारत का चिन्ह बना हुआ है। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में देखेंगे आप। ठीक है, ये ईरान के हैं, और भी चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे 18th लोकसभा चुनाव के बारे में देखेंगे। मोदी कैबिनेट 3, यानी कि मोदी कैबिनेट 3 की विस्तार है, सबसे ज़्यादा बार मोदी बन चुके हैं, इतिहास बन चुका है। आईपीएल 2024 के बारे में पढ़ेंगे हम। खेल रत्न पुरस्कार के बारे में देखेंगे। 96वां ऑस्कर पुरस्कार 2024 को हम देखेंगे। 96वां ऑस्कर पुरस्कार 2024। भारत रत्न के बारे में पढ़ेंगे, किन किन को भारत रत्न दिया गया है। भारत के 82 रामसर स्थल को देखेंगे। नवीनतम मुख्यमंत्री के बारे में देखेंगे, कौन कौन से मुख्यमंत्री नवीन हैं, यानी नए हुए हैं। और जीआई टैग किन किन को प्राप्त है। 19वां एशियन गेम्स को देखेंगे। नोबेल पुरस्कार विजेता 2023 वालों को देखेंगे। ठीक है, इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, चर्चित व्यक्तित्व, आदि एवं खेल परिदृश्य, योजनाएं, युद्धाभ्यास, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण, सम्मेलन एवं कार्यक्रम, पुरस्कार, सम्मान, सूचकांक, प्रमुख दिवस एवं पुस्तकें। देखो, एसएससी सीजीएल में विज्ञान, और चाहे एमटीएस का हो, उसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ये करंट अफेयर्स का भी भाग है और साइंस का भी भाग है। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम अपनी। तो हम शुरू करते हैं वर्तमान पदाधिकारियों से कि कौन इस टाइम क्या है। तो संवैधानिक पदाधिकारी, तो राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। कितने नंबर के राष्ट्रपति? 15वें नंबर के राष्ट्रपति। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो सर्वोच्च सेनापति होता है थल, जल और वायु का, ठीक है, वो कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, 15वीं लोकसभा की है, मतलब 15वीं राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, ये 14वें हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, ये 15वें हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ 50वें हैं। इनसे पहले 49 बन चुके हैं और इनका स्थान 50वां है। महान्यायवादी, जिसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, ठीक है, ये हैं CR वेंकट रमन, 16वें हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, तो श्री राजीव कुमार है, 25वें। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के गिरीश चंद्र मुर्मू। आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है? आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो बहुत कम। आपसे ये पूछा जाता है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च, यानी राष्ट्रपति अब प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो ये भी नहीं पूछा जाएगा। आपसे ये पूछा जाएगा कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति का पद, मतलब श्री द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद के कौन से उम्मीदवार हैं, तो ये 15वें उम्मीदवार हैं, यानी कि इनसे पहले कितने बन चुके हैं? 15। ठीक है, और CAG कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CAG का।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन है? श्री गिरीश चंद्र मुर्मू, ये 14वें हैं। ठीक है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नवीनतम बने हैं, और मोदी 3। ठीक है। श्री नरेंद्र मोदी 15वें हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ हैं, जो कि 50वां स्थान है इनका। महान्यायवादी हैं श्री R वेंकटरमण, 16वें हैं महान्यायवादी। ठीक है। तो श्री R वेंकटरमण। मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार। आगे बढ़ते हैं। संसदीय पदाधिकारियों के बारे में नाम देखते हैं, उनका पद अब इस टाइम कौन प्रेजेंट है। तो सभापति राज्यसभा के हैं श्री जगदीप धनखड़, उपसभापति राज्यसभा के हैं हरिवंश नारायण सिंह, महासचिव लोकसभा के उत्पल कुमार सिंह, महासचिव राज्यसभा कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। देखो, सभापति और उपसभापति लोकसभा और राज्यसभा के, तो राज्यसभा जो कि सबसे बड़ी सभा होती है। ठीक है। तो राज्यसभा के सभापति हैं जगदीप धनखड़, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है। और राज्यसभा के उपसभापति का नाम है हरिवंश नारायण सिंह। अब लोकसभा की बात करते हैं, तो लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार, और ठीक है। और राज्यसभा के महासचिव का नाम क्या है? प्रमोद चंद्र मोदी। सशस्त्र सेना प्रमुख के बारे में देखते हैं। सशस्त्र सेना प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ CDS। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के यानी कि CDS कौन है? जनरल अनिल चौहान। ठीक है। वायुसेनाध्यक्ष विवेक राम चौधरी। वायुसेनाध्यक्ष कौन है? विवेक राम चौधरी, 27वें हैं। नौसेना के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, दिनेश कुमार त्रिपाठी। थल सेनाध्यक्ष कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। BSF के महानिदेशक कौन है? BSF के महानिदेशक नितिन अग्रवाल। समुद्री सुरक्षा समन्वयक, ठीक है, कि अध्यक्ष कौन है? श्री J अशोक कुमार। महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल है पीयूष आनंद। महानिदेशक है सशस्त्र सीमा बल के दलजीत सिंह चौधरी। महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बैंक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? CRPF। CRPF के महानिदेशक कौन है? अनीश दयाल सिंह, ठीक है। और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF, ठीक है। तो CISF के महानिदेशक कौन है? नीना सिंह। फिर से देखो, CISF के महानिदेशक नीना सिंह, CRPF के अनिल दयाल सिंह, ठीक है, और सशस्त्र सीमा बल के दलजीत सिंह चौधरी, और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के पीयूष आनंद, समुद्री सुरक्षा समन्वय के हैं G अशोक कुमार, महानिदेशक BSF के हैं नितिन अग्रवाल। अब जल, थल और नौसेना, वायुसेना, ठीक है, इनको भी देख लेते हैं। तो थल सेना कौन? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। नौसेना के हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। वायुसेना के हैं विवेक राम चौधरी, ठीक है। और CDS कौन है? जनरल अनिल चौहान, ठीक है। बिपिन रावत की जगह पे जो उनका एक्सीडेंट हो गया था प्लेन से, उनकी जगह पर जनरल अनिल चौहान नए CDF बने हैं। आगे बात करते हैं अन्य प्रमुख पदाधिकारियों के बारे में। कैबिनेट सचिव के बारे में बात करते हैं तो राजीव गौबा केंद्रीय कैबिनेट सचिव है, राजीव गौबा। विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला। रक्षा सचिव हैं गिरधर अरमाने। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत कुमार डोभाल, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी मुख्य एडवाइजर हैं, सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत कुमार डोभाल। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी टाइम से ये हैं और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हैं। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के कौन है? अजय कुमार सूद, ये वैज्ञानिक सलाहकार हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं DV अनंत नागेश्वरन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर चीज़ आर्थिक है, आर्थिक व्यवस्था अगर ख़राब हो जाएगी तो जितने भी सचिव पद हैं सुरक्षा, इन सबकी सैलरी देना भी मुश्किल पड़ेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो हीरालाल सामरिया, भारतीय मुख्य सूचना आयुक्त। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो IB की कौन है? तपन कुमार डेका। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तपन कुमार डेका IB के निदेशक।
महान रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के महानिदेशक कौन है? रवि सिन्हा। काफ़ी ज़्यादा रॉ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, हमारी इंडिया की है, ठीक है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ। उसके बाद आते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुमन के वेरी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अध्यक्ष तो सबको पता है, उपाध्यक्ष ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है, ठीक है। डॉक्टर सुमन के वेरी हैं। सीईओ नीति आयोग की सीईओ कौन है? वीवीआर सुब्रमण्यम। संघ लोकसेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग है प्रियांक कानूनगो। राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग के हैं प्रियांक कानूनगो। और महिला आयोग के रेखा शर्मा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा है। कर्मचारी चयन आयोग जिसको बोलते हैं सीजीएल या एसएससी, ठीक है, एसएससी के अध्यक्ष कौन है? राकेश रंजन। 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी के कौन है? अध्यक्ष हंसराम गंगाराम अहीर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के हैं अंतर सिंह, SC ST की बात हो रही है। और अनुसूचित जाति आयोग के हैं किशोर मकवान। अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के हैं इकबाल सिंह लालपुरा। और आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं डॉक्टर विवेक देवराय, जो कि आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं डॉक्टर विवेक देवराय। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष हैं नितिन गुप्ता। मानवाधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं विजय भारती सयानी। जिस पर टिक हो रहा है ना, उस पर आप ज़्यादा ध्यान देना। गवर्नर है RBI के शक्तिकांत दास। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अनिल कुमार लोहाटी। रेलवे बोर्ड और चेयरमैन और CEO कौन है? जया वर्मा सिन्हा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO जया वर्मा सिन्हा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच सेबी के अध्यक्ष हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष हैं प्रसून जोशी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ठीक है, राहुल सिंह है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष। और रक्षा अनुसंधान एवं विकास के अध्यक्ष DRDO के अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। नाबार्ड के अध्यक्ष हैं साजी के वी, ठीक है। अब जिस पर टिक किया है उसको पहले बढ़ते हैं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़े। नए CDS हैं जनरल अनिल चौहान। उसके बाद CRPF के अनिल दयाल सिंह और CISF के नीना सिंह, ठीक है। BSF के नितिन अग्रवाल। कैबिनेट सचिव है राजीव गौबा। विदेश सचिव हैं विनय मोहन क्वात्रा। गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला। रक्षा सचिव हैं गिरधर अरमाने। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत कुमार डोभाल। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं अजय कुमार सूद। और मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं डॉक्टर V अनंत नागेश्वरम। मुख्य सूचना आयुक्त हैं हीरालाल सामरिया। केंद्रीय सतर्कता आयोग के हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। IB के अध्यक्ष तपन कुमार डेका। रॉ के महानिदेशक हैं रवि सिन्हा। नीति आयोग प्रधानमंत्री मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुमन के वेरी। UPSC के अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग है प्रियांक कानूनगो। कर्मचारी चयन आयोग SSC के हैं राकेश रंजन। 16 वित्त आयोग के हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। राष्ट्रीय OBC राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के हैं हंसराज गंगाराम अहीर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अंतर सिंह आर्य। उसके बाद अल्पसंख्यक आयोग के इकबाल सिंह लालपुरा। CBDT केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नितिन गुप्ता। उसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं विजय भारती सयानी। उसके बाद रेलवे के चेयरमैन और CEO हैं जया वर्मा सिन्हा। और सेबी के अध्यक्ष माधवीपुरी बुच।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं राहुल सिंह, और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के एम स्वामीनाथन। डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके राज्यपालों के बारे में देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी है विशाखापट्टनम। पहले तो एक बार इन सबको पढ़ लेते हैं। आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पणजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, झारखंड रांची, कर्नाटक बेंगलुरु, केरल तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलांग, मिजोरम आइजोल, नागालैंड कोहिमा, उड़ीसा भुवनेश्वर, पंजाब की चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गंगटोक, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद। ठीक है, तमिलनाडु की चेन्नई, तेलंगाना की हैदराबाद, त्रिपुरा अगरतला, उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तराखंड देहरादून एवं गैरसैंड, पश्चिम बंगाल कोलकाता। अब जो कुछ केंद्र शासित प्रदेश है उनको देख लो। जम्मू कश्मीर श्रीनगर और जम्मू, लद्दाख के लेह, चंडीगढ़ की चंडीगढ़, दिल्ली की नई दिल्ली, दादर एवं नागर हवेली एवं दमन द्वीप की है दमन, पुडुचेरी की पुडुचेरी, लक्षद्वीप की कवरवत्ती है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की है पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, अब फिर से अब इनके मुख्यमंत्री के बारे में देखते हैं। आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश और ठीक है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है विशाखापट्टनम और मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू। ये अभी नियुक्त हुए हैं एन चंद्रबाबू नायडू, और इनका जो मोदी 3 कैबिनेट है उसमें इनकी काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका रही है। एन चंद्रबाबू नायडू ये विशाखापट्टनम जो कि राजधानी है आंध्र प्रदेश की, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के राज्यपाल हैं न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर। ठीक है, एस अब्दुल नज़ीर ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है और इसके मुख्यमंत्री पेमा खांडू। ठीक है, राज्यपाल हैं जनरल कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक। असम की दिसपुर है हेमंत बिस्वा शर्मा है। ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा। और राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। बिहार के पटना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मोदी 3 में इनका भी विशेष योगदान रहा है। ठीक है, बिहार पटना, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। और राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर यहाँ के राज्यपाल हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर हैं और इसके मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंद। गोवा के पणजी है, प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और PS श्रीधरन पिल्लई राज्यपाल हैं। गुजरात के गांधीनगर है, भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री हैं और आचार्य देवव्रत हैं राज्यपाल। हरियाणा के चंडीगढ़ और मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी और राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश के शिमला, इसके मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सप्पू। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अभी। सुखविंदर सिंह सप्पू मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के, जो कि शिमला राजधानी है। और राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ल। झारखंड की राजधानी है रांची और मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन और CP राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल हैं। कर्नाटक बेंगलुरु और सिद्धारमैया मुख्यमंत्री हैं। थावर चंद गहलोत, ठीक है, थावर चंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम और इसके मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, केरल के। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ा लिखा स्टेट है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे तरक्की है। तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम और मुख्यमंत्री का पिनरई विजयन, ठीक है। और राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। मध्य प्रदेश की भोपाल है और मोहन यादव, ठीक है, मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और मंगू भाई छगन भाई पटेल राज्यपाल हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश की बात हो रही है। और मध्य प्रदेश में अभी जो हाल फिलहाल के चुनाव हुए थे उनमें से एक भी सीट कांग्रेस की नहीं निकली, सारी की सारी सीटें बीजेपी खाते में पहुंची। महाराष्ट्र मुंबई इसकी राजधानी है और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं और रमेश बैस
यहाँ के राज्यपाल हैं। एकनाथ शिंदे के बारे में बात की जाए तो ये बाला साहब ठाकरे की एक राइट हैंड हुआ करते थे और अब इन्होंने पूरी पार्टी पर ही बाला साहब ठाकरे के जाने के बाद पूरी पार्टी पर कब्जा कर लिया और खुद की सरकार बना ली और वहाँ के मुख्यमंत्री बन गए। मणिपुर इम्फाल और मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह। अनसुईया उइके यहाँ के राज्यपाल हैं। मेघालय की शिलांग है कोनराड संगमा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कोनराड संगमा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं। मिजोरम आइजोल लाल दुहोमा यहाँ के मुख्यमंत्री और कंभम पति हरिबाबू यहाँ के राज्यपाल हैं। नागालैंड की कोहिमा है, ठीक है, नेफ्यू रियो यहाँ के मुख्यमंत्री और लाल गणेशन यहाँ के राज्यपाल हैं। उड़ीसा की भुवनेश्वर की राजधानी है और मोहन चरण मांझी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और रघुवर दास यहाँ के राज्यपाल हैं। पंजाब के चंडीगढ़ भगवंत सिंह मान चंडीगढ़ के मुख्यमंत्री हैं और बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं, ठीक है। राजस्थान की बात करते हैं तो जयपुर यहाँ की राजधानी है और भजन लाल शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं। सिक्किम की बात की जाएगी तो सिक्किम में गंगटोक यहाँ की राजधानी है और प्रेम सिंह तमांग, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और यहाँ के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोली नाम दिया जाता है इनका और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के राज्यपाल हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और M.K. स्टालिन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, M.K. स्टालिन, ठीक है, तो इसको भी टिक कर लेते हैं। M.K. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और R.N. रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। तेलंगाना जो कि हाल ही फिलहाल में अलग हुआ है तो इसकी राजधानी अब हैदराबाद है और रेवंत रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। C.P. राधाकृष्णन अतिरिक्त प्रभार राज्यपाल हैं, यानी कि इनका प्रभार बढ़ाया गया है। त्रिपुरा की बात करें, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर माणिक शाह और यहाँ के जो राज्यपाल हैं नल्लू इंद्रसेन रेड्डी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और गैरसैंण, ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो कोलकाता यहाँ की राजधानी है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, डॉक्टर C.V. आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। अब भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात करते हैं। जम्मू कश्मीर राजधानी श्रीनगर और जम्मू दोनों ही है, यहाँ पर कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है, सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी के ही मुख्यमंत्री हैं, बाकी लोगों के राज्यपाल होते हैं, ठीक है। मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू कश्मीर के। डॉक्टर B.D. मिश्रा उपराज्यपाल हैं लद्दाख के। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है और यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित प्रशासक हैं, ठीक है, राज्यपाल। दिल्ली की बात करें, नई दिल्ली, ठीक है, राजधानी है और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री। विनय कुमार सक्सेना लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि यहाँ के राज्यपाल है। दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन द्वीप की राजधानी है दमन, ठीक है, और प्रफुल्ल पटेल प्रशासक के रूप में काम करते हैं, यानी कि वहाँ के कर्ता प्रफुल्ल पटेल हैं। पुडुचेरी की बात करें, पुडुचेरी की मुख्य राजधानी पुडुचेरी है और N. रंगास्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। C.P. राधाकृष्णन अतिरिक्त प्रभार लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। लक्षद्वीप की कवरवत्ती है और प्रफुल्ल पटेल प्रशासक हैं, ठीक है। देखो, दादरा नगर हवेली और लक्षद्वीप दोनों के ही प्रशासक कौन है? प्रफुल्ल पटेल, यानी कि यहाँ के कर्ता कौन है? प्रफुल्ल पटेल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर और एडमिरल D.K. जोशी उपराज्यपाल हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। रूफटॉप सौर क्षमता वाली अग्रणी राज्य के बारे में बात करते हैं। रूफटॉप सौर क्षमता वाली अग्रणी राज्य गुजरात में। अब रूफटॉप सौर क्षमता वाली अग्रणी राज्य के बारे में क्या बात करें, यहाँ पर घरों के छतों पर सोलर पैनल लगाए गए हैं जिससे कि बिजली सोलर लाइट से प्राप्त हो। भारत में छत पर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में संचयी स्थापित क्षमता नवंबर 2023 को तक 10.4 गीगावाट हो गई है।
और गुजरात कुल क्षमता में 3.2 गीगावाट के साथ अग्रणी राज्य रहा है। ठीक है, टोटल ऑल इंडिया में सोलर लाइट से अब 10.3 गीगावाट बिजली उत्पन्न हो रही है, जिसकी कुल बिजली गुजरात में ही हो रही है 3.2 गीगावाट। इसके बाद महाराष्ट्र में 1.9 गीगावाट और राजस्थान में 1.1 गीगावाट। नवीनीकरण मंत्रालय ने 40 गीगावाट क्षमता हासिल करने के लक्ष्य के साथ अगस्त 2019 में अपना रूफटॉप सोलर प्रोग्राम चरण सेकेंड लॉन्च किया था और इसे 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, यानी कि 40 गीगावाट क्षमता हासिल करना इनका लक्ष्य रहा है। अब आते हैं नवीनतम जीआई टैग के बारे में। पश्चिम बंगाल में देखो सुंदरबन शहद, ठीक है, सुंदरबन में शहद मिलता है तो उसको जीआई टैग दिया गया है। जलपाईगुड़ी जिले का काला नुनिया चावल, ठीक है, जलपाईगुड़ी जिले का काला नुनिया चावल यहाँ का फेमस है और जिसको जीआई टैग मिला है। मुर्शिदाबाद का के गराड़ और कोरियल साड़ियाँ, गराड़ और कोरियल साड़ियों। नदिया व पूर्व बर्दवान की तंगेल साड़ियाँ को भौगोलिक टैग दिया गया है, यानी कि भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है। फिर से देखो, नादिया पूरी बर्दवान की तंगेल साड़ियाँ, मुर्शिदाबाद के गराड़ और कोरियल साड़ियाँ, और जलपाईगुड़ी जिले का काला नुनिया चावल और सुंदरबन के शहद, सुंदरबन से शहद को जीआई टैग दिया गया है। पश्चिम बंगाल में कुल 27 वस्तुओं को जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, पश्चिम बंगाल को 27 वस्तुओं पर जीआई टैग मिल चुका है। उड़ीसा की बात करें अब, कपड़ा गंडा सॉल, लांजिया सौरा पेंटिंग, ठीक है, लांजिया सौरा पेंटिंग, और कोरापुट काला जीरा चावल, सिमलीपाल काई चटनी, नयागढ़ कांतिमुड़ी बैगन, उड़ीसा खजूरी गुड़ा, सिल्वर फिलिग्री और डेगनाल माजी। उड़ीसा की बात करें तो कपड़ा गंडा साल और लांजिया सौर पेंटिंग, कोरापुट काला जीरा चावल, सिमलीपाल की काई चटनी। आपसे ये पूछा जाता है, बताइए कि काई चटनी कहाँ की है जिसको जीआई टैग मिला है, तो उड़ीसा की है। कहाँ मिली है? सिमलीपाल में। ठीक है, नयागढ़ कांतिमुड़ी बैगन, उड़ीसा खजूरी गुड़ा और सिल्वर फिलिग्री ढेकनाल माजी। और सोरा पेंटिंग कहाँ की है? लांजिया उड़ीसा की, और कपड़ा गंडा सॉल भी उड़ीसा। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी लड्डू, अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग दिया गया है। मथुरा के ब्रज की सांझी, वाराणसी की तिरंगा बर्फी, मथुरा की ब्रज की सांझी और वाराणसी की तिरंगा बर्फी, बनारस मेटल कॉस्टिंग क्राफ्ट, लखीमपुर खीरी की कढ़ाई, थारू कढ़ाई, बरेली बेंत और बांस शिल्प, बरेली जरदोजी शिल्प और पिलखुआ हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल शामिल है। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक जीआई टैग के उत्पादों वाले राज्य बन गया है। तमिलनाडु 58 जीआई टैग उत्पादन के साथ पीछे है, यानी कि सबसे ज़्यादा अभी तक जीआई टैग दिए गए हैं उत्तर प्रदेश को, उसके बाद तमिलनाडु को। तमिलनाडु टोटल 58 जीआई टैग प्रदान किए गए। ठीक है, अयोध्या की बात की जाए तो अयोध्या के हनुमानगढ़ी लड्डू और मथुरा के ब्रज की सांझी और वाराणसी की तिरंगा बर्फी और बनारस मेटल कॉस्टिंग क्राफ्ट, लखीमपुर खीरी से थारू कढ़ाई, बरेली से बेंत और बांस, बरेली जरदोजी शिल्प और पिलखुआ हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल शामिल है। गुजरात की बात करें तो कच्छ की खजूर की देसी किस्म कच्छी खरेक और कच्छ अजरक को भौगोलिक संकेत टैग पाने वाले गुजरात का दूसरा फल बनाया। ठीक है, कच्छ की खजूर की देसी किस्म नाम है कच्छी खरेक और कच्छी अजरक को भौगोलिक टैग दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो राज्य में की अदरक जिसे स्थानीय रूप से आदि कोकिर के नाम से जाना जाता है, आदि केकिर के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पर और हमारे यहाँ बोल दिया जाता है अदरक, तो उसको जीआई टैग दिया गया है। हस्त निर्मित कालीन और वांचो लकड़ी के शिल्प ने भौगोलिक संकेत हासिल कर लिए हैं। अन्य उत्पाद के बारे में बात की जाए तो अपातनी कपड़ा,
मोनपा कपड़ा, नीसी कपड़ा, मोनपा हस्तनिर्मित कागज, आदि कपड़ा, सिंगफू फलाप, सिंगफू चाय, गैलो कपड़ा, आदि अपोंग, दाओ, अगंत्यार बाजरा, मरुआ ओपो, मरुआ बाजरा पे और ताई खामती कपड़ा शामिल है। यानी जितने भी कपड़ों की बात की जाएगी ना वहाँ पर सब अरुणाचल प्रदेश में आप टिक करोगे। अरुणाचल प्रदेश की याक चुरपी यानी पनीर, खाब ताई खामती चावल और तांगसा वस्त्र के लिए भौगोलिक से टैग मतलब जीआई टैग दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, त्रिपुरा के बारे में बात करते हैं। त्रिपुरा के पारंपरिक आदिवासी पोशाक रिसा, मतावारी पेरा प्रसाद और रिगनाई पचरा टेक्सटाइल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। इसके साथ त्रिपुरा के पास अब 4 जीआई संरक्षित उत्पाद हैं। ठीक है, त्रिपुरा के पारंपरिक आदिवासी पोशाक है, पारंपरिक आदिवासी पोशाक किसका नाम है? रिशा, मतावरी पेरा प्रसाद और रिगनाई पचरा टेक्सटाइल को जीआई टैग दिया गया है। असम की बात करें तो असम के माजुली के हस्तनिर्मित मुखौटे, माजुली पांडुलिपि पेंटिंग, असमिया बिहू, ढोल और जापी बांस की टोपी, सार्थेवारी धातु शिल्प, पेनमेटिका क्राफ्ट जलकुंभी उत्पाद, मिसिंग टॉट हथकरघा और अस रिकॉर्ड की उत्कृष्ट टेराकोटा कृतियों को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ। इन वस्तुओं के अतिरिक्त जीआई टैग किए गए 13 उत्पाद विशेष रूप से बोडो समुदाय से जुड़े हैं। इसमें शामिल है जोथा, गोरगोना, गमसा, सिफंग, सेरजा, खारडवी, खाम, गोंगर डुजिया, थोरका, केराडापिनी, जमगरा, डोखोना और एरी सिल्क नवीनतम जीआई टैग हैं। इनमें कृषि उत्पाद और संगीत वाद्य यंत्र दोनों शामिल हैं। महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र के एक छोटे कस्बे मिरज में बनाए जाने वाले सितार और तानपुरा को भौगोलिक टैग दिया गया है। ठीक है, मिरज में बनाए जाने वाले सितार और तानपुरा को भौगोलिक टैग दिया गया है। अब असम की थोड़ी सी एक चीज़ और देखो यहाँ पे हस्तनिर्मित मुखौटा भी मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे मांजुली पांडुलिपि पेंटिंग, असम की बिहू, ढोल और जापसी जो कि बांस की टोपी होती है वो मिल जाएगी वहाँ पर जीआई टैग दिया गया। ठीक है, पेनमेटिका क्राफ्ट जो कि जलकुंभी उत्पाद है और हथकरघा मिसिंग टॉट। ठीक है, इन सबको जीआई टैग दिया गया है। यहाँ पर बोडो जाति से कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं उनको जीआई टैग दिया है, जैसे जोंथा, गागोन, गमसा, सिफंग, सेरजा, खारडवी, घाम, गोंगर डुजिया, थोरका, केराडापी, जमगरा, डोखोना, एरी सिल्क। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ICJS इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ठीक है, तीसरी वर्ष उत्तर प्रदेश ने इंटर ऑपरेटिबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS ऑपरेटिबल मतलब ये है कि ठीक है ऑपरेट करने के लिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम लागू किया गया है, जो प्लेटफॉर्म पर 1.5 करोड़ प्रविष्टियों के साथ उच्चतम प्रवेश दर हासिल की है। 35 लाख प्रविष्टियों के साथ मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर और 16 लाख प्रविष्टियों के साथ बिहार तीसरे स्थान पर आया है। यानी कि उत्तर प्रदेश फर्स्ट स्थान पर 35 लाख प्रविष्टियाँ हैं, मध्य प्रदेश दूसरे पर और 16 लाख बिहार तीसरे पर। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS प्लेटफॉर्म सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति RC लाहोटी ई कमेटी की अवधारणा के तहत और इसे गृह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। कौन है? RC लाहोटी। 100% इलेक्ट्रॉनिक बाइक टैक्सी सेवा बायू। ठीक है, 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा। असम सरकार ने परिवहन मंत्री परिमल शुक्ला बेद ने गुवाहाटी में एक ऐप आधारित 100% इलेक्ट्रिक और विकेंद्रीकृत टैक्सी बाइक सेवा बायू लॉन्च की है। बायू का मतलब क्या है? आपसे पूछा जाता है कि बायू जो है वो क्या है, तो बायू है 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा। ठीक है, बायू पहल को असम राज्य परिवहन निगम ने कहाँ से? असम राज्य परिवहन निगम ने बिकोजी इकोटेक प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से लॉन्च किया है। असम भारत का पहला राज्य बन गया जिसके पास अब देश की पहली ऐप आधारित 100% इलेक्ट्रिक और विकेंद्रीकृत बाइक टैक्सी सेवा है। डिजिटल सेरगेन वीजा फ्रांस का डिजिटल सेरगेन वीजा
फ्रांस ने वर्ष 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए, अब आगे बढ़ते हैं डिजिटल शेंगन वीज़ा पर। ठीक है, तो फ्रांस 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए ओलंपिक वाणिज्य दूतावास के माध्यम से डिजिटल शेंगन वीज़ा लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये डिजिटल है, मतलब सॉफ्ट कॉपी है जो लोगों के मोबाइल या लैपटॉप में होगा। फ्रांस ऐसा करने वाला यूरोपीय संघ का पहला सदस्य बना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेरिस 2024 ओलंपिक और पैरालंपिक खेल फ्रांस में आयोजित अब तक की सबसे बड़ा आयोजन होगा। ओलंपिक खेल 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक होंगे पेरिस के ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल। ठीक है, कहाँ आयोजित हो रहे हैं? फ्रांस में। यूनेस्को के 46वें सत्र का अध्यक्ष भारत रहा है। यूनेस्को के 46वें सत्र का अध्यक्ष भारत रहा है। 9 जनवरी 2024 को यूनेस्को ने भारत के स्थायी प्रतिनिधि विशाल बी शर्मा ने कहा है कि पहली बार भारत 21 से 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा। ठीक है, इससे पहले विश्व धरोहर समिति का 45वां सत्र 10 से 25 सितंबर 2023 तक सऊदी अरब के रियाद में हुआ था। अब इस बार भारत ने किया है और इससे पहले रियाद में, सऊदी अरब के रियाद में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, समुद्री पुल अटल सेतु के बारे में चर्चा करते हैं। 12 जनवरी 2024 तक आते हैं समुद्री अटल सेतु पर। ठीक है, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं, क्या है ये समुद्री अटल सेतु। तो 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन किया। एक कैसा सबसे लंबा सेतु है, सबसे लंबा पुल। 17,840 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL का उद्घाटन किया गया, जिसे अब अटल बिहारी वाजपेयी शहरी निवास सेवा अटल सेतु के नाम से दिया गया है, या नाम से जाना जाता है। अटल सेतु लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला पुल है, यानी लगभग 22 किलोमीटर कह सकते हो। लगभग 22 किलोमीटर का ये पुल है, जिसकी लंबाई समुद्र पर लगभग 16.5 किलोमीटर और ज़मीन पर लगभग 5.5 किलोमीटर है। पुल का शिलान्यास पीएम मोदी ने दिसंबर 2016 में किया था और जो तैयार हुआ है, ठीक है, 2024 में 12 जनवरी 2024 को इसका उद्घाटन हुआ। विश्व की पहली परमाणु बैटरी के बारे में बात करते हैं। चीन के अत्याधुनिक स्टार्टअप वीटा वोल्ट ने एक अभूतपूर्व परमाणु बैटरी पेश की है, जो चार्जिंग एवं रखरखाव की आवश्यकता के बिना 50 वर्षों तक निर्बाध बिजली प्रदान करने का दावा करती है। विश्व की पहली लघु परमाणु ऊर्जा प्रणाली कही जाने वाली यह परमाणु बैटरी एक सिक्के से भी छोटे मॉड्यूल के भीतर व्यवस्थित रूप से 63 परमाणु आइसोटोप का उपयोग करती है। फिर से देखो, विश्व की पहली लघु परमाणु ऊर्जा प्रणाली कही जाने वाली यह बैटरी एक सिक्के से भी छोटे मॉड्यूल के भीतर व्यवस्थित रूप से 63 परमाणु आइसोटोप का उपयोग करती है। राम मंदिर अयोध्या के बारे में बात करते हैं। तो 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह की अध्यक्षता की, जिसकी संचालन लक्ष्मीकांत दीक्षित के नेतृत्व में पुजारियों की एक टीम ने किया था। 81 वर्षीय चंद्रकांत सोमपुरा और उनके 51 वर्षीय बेटे आशीष ने मंदिर वास्तुकला की नागर शैली में परिसर को डिजाइन किया था। ठीक है, 81 वर्षीय चंद्रकांत सोमपुरा और उनके 51 वर्षीय बेटे आशीष ने मंदिर वास्तुकला की नागर शैली में परिसर का डिजाइन किया था। शिशु राम की मूर्ति मैसूर की मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई थी। शिशु राम की मूर्ति मैसूर के मूर्तिकार, जो मैसूर के थे, और मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई थी। राजस्थान के वसी पहाड़पुर से निकाले गए बलुआ पत्थर से बनाया है। लार्सन एंड ट्रूबो को वर्ष 2022-2020 में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का प्रोजेक्ट मिला था। लार्सन एंड ट्रूबो
उड़िया वैज्ञानिक सरोज कुमार पाणिग्राही के नेतृत्व में सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CBRI की एक टीम द्वारा रामनवमी उत्सव के अवसर पर भगवान राम की मूर्ति के माथे को सूर्य तलक किया गया। जो उड़ीसा के वैज्ञानिक हैं सरोज कुमार पाणिग्राही के नेतृत्व में सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CBRI की एक टीम द्वारा रामनवमी उत्सव के अवसर पर भगवान राम की मूर्ति के माथे पर सूर्य तिलक किया गया था। आगे बढ़ते हैं, विजय राघवन पैनल के बारे में बात करते हैं। विजय राघवन पैनल केंद्र सरकार द्वारा स्थापित 9 सदस्यीय विजय राघवन पैनल ने हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास यानी DRDO के कामकाज के बारे में चिंताओं को संबोधित करते हुए एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रक्षा संबंधी रिपोर्ट पर संसदीय समिति PSC ने DRDO की 55 मिशन मोड परियोजनाओं में से 23 में अत्यधिक देरी का सामना करने की चिंता व्यक्त की है। ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति पर समझौता की बात कीजिए। ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति पर समझौता। भारत में अग्रणी नवीनीकरण ऊर्जा कंपनी ACME समूह तथा जापानी एकीकृत भारी उद्योग समूह IHI कॉरपोरेशन ने उड़ीसा भारत से जापान तक हरित अमोनिया की आपूर्ति के लिए एक आफ्टेक टर्म शीट पर हस्ताक्षर किए हैं। 75वां गणतंत्र दिवस के बारे में बात करते हैं। 26 जनवरी 2024 को भारत ने अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाया है। वर्ष 2024 गणतंत्र दिवस की थीम जो 2024 की जो गणतंत्र दिवस की थीम थी वो थी भारत लोकतंत्र की जननी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक थीम आ जाती है भारत लोकतंत्र की जननी। आपसे पूछा जाता है बताइए 75वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को भारत को गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी? तो भारत लोकतंत्र की जननी और विकसित भारत। फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमोल मैक्रोन गणतंत्र दिवस 2024 के सम्मानित मुख्य अतिथि थे। यह विशेष रूप से 6वीं बार है जब कोई फ्रांसीसी नेता राष्ट्रीय राजधानी में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बने हैं। ठीक है, ये फ्रांस के 6वीं बार के राष्ट्रपति हैं जो गणतंत्र दिवस पर शामिल हुए थे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले गणतंत्र दिवस परेड के पहले मुख्य अतिथि थे। ठीक है, जो 1950 में जब गणतंत्र दिवस लागू किया गया और ये मनाने का प्रावधान किया गया, ठीक है, तो जब परेड हुई थी उस परेड में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो शामिल हुए थे जो कि प्रथम थे। पहली बार परेड की शुरुआत 100 महिलाओं ने संगीत वाद्य यंत्र बजाकर किया था। ठीक है, पहली बार परेड की शुरुआत 100 महिलाओं ने संगीत वाद्य यंत्र बजाकर किया था। सबसे झांकी राज्य है 2024 का उड़ीसा। विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण को दर्शाता है। सबसे झांकी मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय भारत लोकतंत्र की जननी। विशेष पुरस्कार दिया गया है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को। सेंट्रल विस्टा विकसित भारत का प्रतिबिंब। ठीक है, पॉपुलर चॉइस श्रेणी की बात करते हैं तो 3 सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट मार्चिंग टुकड़ी को मिला है। पॉपुलर चॉइस श्रेणी सबसे झांकी है गुजरात की धोरडो, गुजरात की सीमा पर्यटन का एक वैश्विक प्रतीक है। पॉपुलर चॉइस श्रेणी सबसे झांकी जीवंत गांव गृह मंत्रालय की। सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन के बारे में बात करते हैं। सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन 19 जनवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में GVR अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया है। 19 जनवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में DVR अम्बेडकर को 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया है। आगे बात करते हैं। इसे सामाजिक न्याय की प्रतिमा का नाम दिया गया है। यह प्रतिमा विश्व की सबसे ऊंची अम्बेडकर प्रतिमा है। प्रतिमा का निर्माण 81 फीट की चौकी पर किया गया है और प्रतिमा 125 फीट ऊंची है जिससे कुल ऊंचाई 206 फुट हो जाती है। सामाजिक न्याय की प्रतिमा 125 फीट ऊंची है, इसकी चौकी की प्रतिमा का निर्माण 81 फुट की चौकी पर किया गया है। ठीक है, सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन YS जगनमोहन रेड्डी के विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में DVR अम्बेडकर की 125। ठीक है, आंध्र प्रदेश के
तत्कालीन मुख्यमंत्री वी.आर. जगनमोहन रेड्डी के द्वारा करवाया गया था। एयरबस हेलीकॉप्टर्स के बारे में बात करते हैं। एयरबस हेलीकॉप्टर्स टाटा समूह और फ्रांस के एयरबस ने महत्वपूर्ण स्वदेशीकरण और स्थानीयकरण घटकों के साथ H-124 यानी H-125 हेलीकॉप्टरों के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। फिर से देखो एयरबस हेलीकॉप्टर के बारे में। टाटा समूह और फ्रांस के एयरबेस ने महत्वपूर्ण स्वदेशीकरण और स्थानीय घटकों के साथ H-125 हेलीकॉप्टर के निर्माण के लिए एक समझौते पर साइन किए। यह निजी तौर पर भारत की पहली हेलीकॉप्टर असेंबली सुविधा होगी। पहले मेड इन इंडिया H-125 की डिलीवरी 2026 में शुरू होने की उम्मीद है। ये कौन कौन तैयार कर रहा है? टाटा समूह और फ्रांस। ट्रांस फैटी एसिड के बारे में बात करें। TFA ट्रांस फैटी एसिड, देखो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। WHO ने 5 देशों को औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैटी एसिड को खत्म करने प्रगति को मान्यता देने वाले अपने पहले प्रमाण पत्र से सम्मानित किया है। प्रमुख देश हैं डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरब और थाईलैंड। WHO ने TFA को खत्म करने के लिए वर्ष 2018 में रिप्लेस पहल का नाम दिया है। रिप्लेस पहल को अपनाया है। फिर से देखो ट्रांस फैटी एसिड। WHO ने 5 देशों को औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैटी एसिड को खत्म करने में प्रगति को मान्यता देने वाले अपने पहले प्रमाण पत्र से सम्मानित किया है। प्रमुख देश 5 देशों में कौन है? डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरब और थाईलैंड। WHO ने TFA को खत्म करने के लिए 2018 में रिप्लेस पहल को अपनाया है। ब्रेन चिप के बारे में बात करते हैं। एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने इंसान में ब्रेन चिप लगाने का दावा किया है। न्यूरालिंक के पहले प्रोडक्ट को टेलीपैथी कहा है। मस्क ने 2016 में न्यूरल टेक्नोलॉजी कंपनी न्यूरालिंक स्टार्टअप शुरू की, जो दिमाग और कंप्यूटर के बीच सीधे संचार चैनल बनाने का काम कर रही है। इसका इस्तेमाल मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर का सामना कर रहे लोगों के लिए किया जा सकेगा। ठीक है, तो जो ब्रेन चिप का काम है वो एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक कर रही है। देखो एलन मस्क एक ऐसा पर्सन है जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देता है। ठीक है, तो चाहे वो स्पेस कंपनी हो, ठीक है, अब न्यूरालिंक, ठीक है, ट्यूब क्या बोलते हैं, टेस्ला जो कार है वो भी एलन मस्क की है। ठीक है, जिसमें चीज़ें ऑटोमेटिक होती हैं। MTU S4000 समुद्री इंजन के बारे में बात करते हैं। MTU कोलकाता स्थित युद्धपोत निर्माण कंपनी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE और रोल्स रॉयस ने सरकारी जहाज़ों के लिए MTU IMO Tier 2 श्रृंखला 4000 MTU S4000 समुद्री इंजन के लाइसेंस उत्पादन और स्थानीयकरण के लिए एक फ्रेम और व्यक्तिगत लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका निर्माण झारखंड के रांची में GRSI के डीजल इंजन संयंत्र में किया जाएगा। फिर से देखो MTU S4000 समुद्री इंजन कोलकाता स्थित युद्धपोत निर्माण कंपनी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। ठीक है, ये कोलकाता की जो कंपनी है युद्धपोत बनाती है उसका नाम है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSI। ई है SI नहीं, GRSE। और रोल्स रॉयस ने सरकारी जहाज़ों के लिए MTU IMO Tier 2 श्रृंखला 4000 MTU S4000 समुद्री इंजन के लाइसेंस उत्पादन और स्थानीयकरण के लिए एक फ्रेम और व्यक्तिगत लाइसेंस समझौते पर साइन किए हैं। इसका निर्माण झारखंड के रांची में GRSE डीजल इंजन संयंत्र में किया जाएगा। भारत ऊर्जा सप्ताह के बारे में बात करते हैं तो 6 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में दूसरे भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन किया है, जो 9 फरवरी तक आयोजित होगा। इसका पहला संस्करण फरवरी 2023 में बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। ऊर्जा सप्ताह में 6 समर्पित देश मंडप रहे हैं।
कनाडा, जर्मनी, नीदरलैंड, रूस, यूके और यूएसए। ऊर्जा सप्ताह में 6 समर्पित देश हैं: कनाडा, जर्मनी, नीदरलैंड, रूस, यूके और यूएसए। आगे बढ़ते हैं। समान नागरिक संहिता विधेयक के बारे में बात करते हैं। समान नागरिक संहिता 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड विधानसभा ने ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक पारित किया है। संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 44 के तहत यह अधिकार दिया कि राज्य भी उचित समय पर यूसीसी लागू करेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, यूसीसी ठीक कहाँ किसने किया है? उत्तराखंड। ठीक है, और मतलब अनुच्छेद के तहत अधिकार दिया है अनुच्छेद 44। ठीक है, इसको हम याद रखेंगे, यूटी उत्तराखंड और आर्टिकल 44। हालांकि प्रस्तावित यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक में किसी भी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों और उन व्यक्तियों के समूह पर लागू नहीं होगा जो भारत के संविधान के भाग, ठीक है, अब इसका मुझे समझ नहीं आ रहा, एक्स के तहत संरक्षित है, भाग XXI के तहत संरक्षित है। वास्तव में गोवा में भी सभी धर्मों के लोगों के लिए एक समान नागरिक संहिता है। ठीक है, वास्तव में गोवा में भी सभी धर्मों के लोगों के लिए एक समान नागरिक संहिता 1961 की मुक्ति के बाद इसने 1867 में के पुर्तगाली नागरिक संहिता को बरकरार रखा है। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादन बारे में बात करते हैं। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादन संशोधन विधेयक। तेलंगाना विधानसभा और विधान परिषद ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादन संशोधन विधेयक 2024 पारित किया था। इसमें राज्य में सभी हुक्का पार्लर पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। इस विधेयक में पहले से मौजूद सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन प्रतिबंध और उनके व्यापार, उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण को नियंत्रित करने से संबंधित कानून में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया। चुनावी बांड योजना के बारे में बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को गुमनाम फंडिंग की आलोचना करते हुए सर्वसम्मति से चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया है। इस फैसले का नेतृत्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने किया। चुनावी बांड योजना के बारे में फिर से बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को गुमनाम फंडिंग की आलोचना करते हुए सर्वसम्मति से चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया। इस फैसले का नेतृत्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह सूचना के अधिकार का उल्लंघन है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को आयकर अधिनियम और वित्त अधिनियम 2015 के कुछ प्रावधानों के साथ संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन पाया है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यह योजना अनुच्छेद 14 के तहत स्पष्ट रूप से मनमानी है। चुनावी बांड योजना को वर्ष 2017 में भाजपा द्वारा शुरू किया गया था। फिर से चुनावी बांड योजना के बारे में बात करते हैं। ये मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को गुमनाम फंडिंग की आलोचना करते हुए सर्वसम्मति चुनावी बांड योजना को रद्द किया है। इस फैसले का नेतृत्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को आयकर अधिनियम और वित्त अधिनियम 2015 के कुछ प्रावधानों के साथ संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन पाया है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यह योजना अनुच्छेद 14 के तहत स्पष्ट रूप से मनमानी है। यानी कि जो चुनावी बांड योजना है जो बीजेपी सरकार ने 2017 में शुरू की थी, ये एक गुप्त फंडिंग था जो राजनीतिक दलों को दिया जाता था। ठीक है, और इसकी जानकारी वित्त विभाग को नहीं दी जाती थी। तो ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इसको निरस्त कर दिया, इसको रद्द कर दिया, इस योजना को। उन्होंने कहा है कि ये 19(1) का उल्लंघन है। ठीक है, और अनुच्छेद 14 के तहत यह स्पष्ट रूप से मनमानी है। सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु के बारे में बात करते हैं। अभी हमने अटल सेतु का पढ़ा जो सबसे लंबा पुल है और 16.5 उस पर है और बाकी ज़मीन पर है 5.5। अब सबसे लंबे केबल ब्रिज के बारे में बात करते हैं। 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरब सागर पर
ओखा मुख्य भूमि को बेट द्वारका से जोड़ने वाले देश के सबसे लंबे 4 लेन वाले केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। इस पुल की लंबाई 2.32 किलोमीटर है। फिर से देखो 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरब सागर पर ओखा मुख्य भूमि को बेट द्वारका से जोड़ने वाले देश के सबसे लंबे 4 लेन वाले केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री राजकोट में एक जनसभा में 5 नए अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान एम्स का उद्घाटन किया है। ये 5 एम्स राजकोट गुजरात के, बठिंडा पंजाब, रायबरेली उत्तर प्रदेश, कल्याणी पश्चिम बंगाल और मंगलागिर आंध्र प्रदेश है। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयुष मंत्रालय के 2 संस्थानों को भी उद्घाटन किया है। पुणे महाराष्ट्र में निसर्गग्राम नामक राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान NIN और हरियाणा के झज्जर में केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। फिर देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयुष मंत्रालय के 2 संस्थानों का भी उद्घाटन किया है। क्या नाम है? पुणे में महाराष्ट्र में NISARG निसर्गग्राम नामक राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान NIM इसका उद्घाटन किया और हरियाणा के झज्जर में केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इसका भी उद्घाटन किया है। आगे बात करते हैं सेगन समझौता 1985 के बारे में बात करते हैं। ये है क्या और आज इसका मुद्दा क्यों है? कोसोवो ने विश्व के सबसे बड़े मुक्त आवागमन वाले क्षेत्र शेंगेन जोन में वीजा मुक्त पहुंच सुरक्षित कर ली है। कोसोवो पश्चिम बाल्कन के 6 देशों में से अंतिम गैर यूरोपीय यूनियन EU देश थे। सेगन समझौता 1985 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के 5 सदस्य देशों जैसे कि बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड द्वारा किया गया। स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और आइसलैंड जैसे गैर यूरोपीय यूनियन देश शेंगेन का हिस्सा है। फिर से बात करते हैं शेंगेन समझौता 1985। कोसोवो ने विश्व के सबसे बड़े मुक्त आवागमन वाले क्षेत्र शेंगेन जोन में वीजा मुक्त पहुंच सुरक्षित कर ली है। कोसोवो पश्चिम बाल्कन के 6 देशों में से अंतिम गैर यूरोपीय यूनियन देश था। शेंगेन समझौता 1985 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के 5 सदस्य देशों के बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड द्वारा किया गया। स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और आइसलैंड जैसे गैर यूरोपीय यूनियन देश शेंगेन का हिस्सा हैं। सबसे लंबी परिवहन सुरंग T50 देखते हैं। सबसे लंबी परिवहन सुरंग भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक पर भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का उद्घाटन किया है। 12.77 किलोमीटर लंबी सुरंग जिसे T50 के नाम से जाना जाता है। यह सुरंग बनिहाल, खारी, सुंबर, संगलदान खंड का हिस्सा है जो बारामूला से संगलदान तक रेल संचालन को संभव करती है। फिर से देखते हैं सबसे लंबी परिवहन सुरंग T50। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का उद्घाटन किया। 12.70 किलोमीटर लंबी सुरंग जिसे T50 के नाम से जाना जाता है। यह सुरंग बनिहाल, खारी, सुंबर, संगलदान खंड का एक हिस्सा है जो बारामूला से संगलदान तक रेल संचालन का संभव करती है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा कवरेज के बारे में बात करते हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह ने अपने कैबिनेट सहयोगियों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष CEO डॉक्टर बसंत गर्ग के साथ एक मेगा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना योजना की शुरुआत की है। किसने शुरुआत की? माणिक साह जो कि मुख्यमंत्री हैं त्रिपुरा के। त्रिपुरा पहले पूर्वोत्तर राज्य है जो और पूरे देश में 12वां राज्य बन गया है। त्रिपुरा पहला पूर्वोत्तर राज्य और पूरे देश का 12वां राज्य बन गया है जिसने प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का कवरेज प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY की तर्ज पर सभी के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा कवरेज शुरू किया है।
ठीक है, ये पूर्वोत्तर यानी पूर्व और उत्तर का पहला राज्य है। अब पूरे देश का 12वां राज्य है। शाहपुर कंडी बांध के बारे में बात करते हैं। भारत ने पाकिस्तान की ओर जाने वाली रावी नदी पर शाहपुर कंडी बांध का निर्माण कर के पानी को रोक दिया। विश्व बैंक की देखरेख में 1960 में हुई सिंधु जल संधि के तहत रावी के पानी पर भारत का विशेष अधिकार है। भारत ने पाकिस्तान की ओर जाने वाली रावी नदी पर शाहपुर कंडी बांध का निर्माण करके पानी को रोक दिया है। कैसे रोक पाए? क्योंकि विश्व बैंक की देखरेख में 1960 में हुई सिंधु जल संधि के तहत रावी के पानी पर भारत का विशेष अधिकार है। इस वजह से वहाँ पर बांध बना दिया गया। शाहपुर कंडी बैराज पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा पर स्थित है। शाहपुर कंडी बैराज पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा पर स्थित है। यह परियोजना 1995 में पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा शुरू की गई थी। आगे बढ़ते हैं। सांसदों विधायकों का अब योजना से छूट हुई समाप्ति। सांसदों विधायकों को अब योजना से छूट हुई समाप्ति। 4 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीशों की पीठ ने अपने 1998 के फैसले को पलट दिया है। इसमें सांसदों को वोट देने या सदन में भाषण देने के लिए रिश्वत लेने के बाद भी विधायक छूट देने की अनुमति दी गई थी। ठीक है, 1998 में ये दी गई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जिन सांसदों को वोट देने या सदन में भाषण देने के लिए रिश्वत अगर पाए गए तो वो उनकी सत्ता निरस्त होगी। पीठ की ओर से सर्वसम्मत फैसले दिया कि विधायिका के व्यक्तिगत सदस्य वोट या भाषण के संबंध में रिश्वतखोरी के आरोप में अभियोजन से अनुच्छेद 105 और 194 के तहत छूट पाने के लिए विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों के पवित्र अवशेष के बारे में बात करते हैं। भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों अरहत सारिपुत्र और अरहत मौदलयायन, ठीक है, सारिपुत्र और मौदलयायन के 4 पवित्र पिपरहवा अवशेष बिहार के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर और केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री के नेतृत्व में 22 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ 26 दिवसीय प्रदर्शनी के लिए बैंकॉक थाईलैंड भेजे गए हैं। फिर से देखो, भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्य अरहत सारिपुत्र और अरहत मौदलयायन के 4 पवित्र पिपरवाहा अवशेष बिहार के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर और केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री के नेतृत्व में 22 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ 26 दिवसीय प्रदर्शनी के लिए बैंकॉक थाईलैंड भेजे गए। यह कार्यक्रम विदेश मंत्रालय थाईलैंड में भारतीय दूतावास, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध प्रसंग, राष्ट्रीय संग्रहालय, मध्य प्रदेश राज्य सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया। सिक्किम राज्य का पहला रेलवे स्टेशन के बारे में बात करते हैं। सिक्किम राज्य का पहला रेलवे स्टेशन 26 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रंगपो में सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है। इस प्लेटफार्म की लंबाई है 620 मीटर। इसकी शुरुआत पूर्वोत्तर सीमा रेलवे NFR विभाग द्वारा की गई थी। स्टेशन को पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी के पास सेवोक से सिक्किम में रंगपो तक चलने वाली 45 किलोमीटर की रेलवे लाइन में एकीकृत किया जाएगा। 26 फरवरी 2024 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 554 अमृत भारत स्टेशनों की नींव रखी। विश्व की सबसे कम प्रजनन दर दक्षिण कोरिया के बारे में बात करते हैं। दक्षिण कोरिया के सांख्यिकी आंकड़ों से पता चलता है कि एक दक्षिण कोरियाई महिला के प्रजनन जीवन के दौरान अपेक्षित शिशुओं की औसतन संख्या 2022 में 0.78 से गिरकर 2010-23 में 0.72 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गई है। यह दर जनसंख्या स्थिरता के लिए आवश्यक प्रति महिला 2.1 बच्चों के प्रतिस्थापन स्तर की से काफ़ी नीचे है। वहीं दूसरे स्थान पर जापान में शिशुओं की संख्या लगातार 8वें साल गिरकर 1.26 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई है। इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट तमिलनाडु के बारे में बात करते हैं। 28 फरवरी 2024 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के थुथुकड़ी जिले में एक तटीय गांव कुलशेखरपट्टनम भारत के दूसरे अंतरिक्ष बंदरगाह की आधारशिला रखी है। कहाँ रखी है? कुलशेखरपट्टनम तमिलनाडु के थुथुकड़ी जिले में ही है ये। इस परियोजना पर 950 करोड़ रुपए की लागत से आने का अनुमान है। 2233 एकड़ में फैला नया स्पेस पोर्ट रणनीतिक
लाभ प्रदान करता है। वर्तमान में इसरो के पास एक अंतरिक्ष स्टेशन है आंध्र प्रदेश के श्रीकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जिसमें 2 लॉन्च पैड हैं। इस दौरान नव स्थापित लॉन्च कॉम्प्लेक्स रोहिणी साउंडिंग रॉकेट RS-200 का सफल प्रक्षेपण किया गया। नया हड़प्पा स्थल मोरोधारो के बारे में बात करते हैं। मोरोधारो ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी के पुरातत्वविदों अजय यादव और डोमिनियन रॉबिन्स की एक टीम ने गुजरात के धौलावीरा के पास लोद्रानी नामक एक नया हड़प्पा स्थल की खुदाई की है। इसका नाम क्या है? मोरोधारो। आपसे पूछा जाता है कि ये जो स्थल मिला है वो कहाँ का है, किस सभ्यता का है, तो हड़प्पा सभ्यता का है। नई खोजी गई साइट जिसका नाम मोरोधारो है कि वास्तुकला धौलावीरा से मिलकर रूपती है। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल गुजरात के कच्छ के मानरड में खादर बेट द्वीप पर स्थित है। ठीक है। पुरातत्ववेत्ता जगतपति जोशी द्वारा 1968 में खोजा गया था। आगे बात करते हैं भारतीय फार्माकोपियो को मानता निकारागुआ। भारतीय फार्माकोपियो को मानता निकारागुआ भारतीय फार्माकोपियो को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश और विश्व का 6वां देश बन गया है। निकारागुआ भारतीय फार्माकोपियो को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश और विश्व का 6वां देश बन गया है। IP को 5 देशों अफगानिस्तान, घाना, नेपाल, मॉरिशस और सूरीनाम द्वारा मानक पुस्तक के रूप में मान्यता दी गई है। विश्व में प्रमुख फार्माकोपिया यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपियो USP है, जिसमें अधिकतम संख्या में मोनोग्राफ मानक 47 है। भारतीय फार्माकोपियो का पहला संस्करण 1955 में प्रकाशित हुआ था और नवीनतम 9वां संस्करण 2022 में प्रकाशित हुआ। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं है क्या ये। भारतीय फार्माकोपियो को मानता निकारागुआ भारतीय फार्माकोपियो को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश है, विश्व का 6वां देश बन गया है। यानी कि स्पेनिश लैंग्वेज में निकारागुआ है, उसने भारतीय फार्माकोपियो को मान्यता दे दी है। ठीक है। अभी तक इससे पहले 5 देश को मान्यता दे चुके हैं। IP को 5 देशों जैसे अफगानिस्तान, घाना, नेपाल, मॉरिशस, सूरीनाम द्वारा मानक पुस्तक के रूप में मान्यता दी है। विश्व में प्रमुख फार्माकोपियो यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपियो USP है, जिसमें अधिकतम संख्या में मोनोग्राफ मानक 47 है। भारतीय फार्माकोपियो का पहला संस्करण 1955 में और 6वां संस्करण यानी 9वां संस्करण 2022 में प्रकाशित हुआ। GSI का 174वां स्थापना दिवस के बारे में बात करते हैं। 4 मार्च 2024 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने अपना 174वां स्थापना दिवस मनाया है, जिसमें कोलकाता GSI के केंद्रीय मुख्यालय में समारोह आयोजित किया गया। रेलवे के लिए कोयला जमा करने के लिए मुख्य रूप से 1881 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI की स्थापना की गई। GSI के लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलांग और कोलकाता में 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। वर्तमान में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण खान मंत्रालय से जुड़ा कार्यालय है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा कोलकाता के बारे में बात करते हैं। 6 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में हुगली नदी के नीचे चलने वाली पहली मेट्रो सेवा हावड़ा मैदान एस्प्लानेड खंड का अनावरण किया है। जैसे देखो, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा कोलकाता की 6 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में हुगली नदी के नीचे चलने वाली पहली मेट्रो सेवा हावड़ा मैदान एस्प्लानेड खंड का अनावरण किया है। यह कोलकाता मेट्रो के पूर्वी पश्चिम गलियारे का हिस्सा है। इसमें हावड़ा में भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन 30 मीटर का निर्माण भी शामिल है। हावड़ा निर्माण में एक्सलेनेट तक ईस्ट वेस्ट मेट्रो का 4.8 किलोमीटर लंबा हिस्सा 4965 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया।
वर्तमान में कोलकाता मेट्रो नेटवर्क 47.93 किलोमीटर तक फैला हुआ है। नागरिकता संशोधन कानून 2019 के बारे में बात करते हैं। 11 मार्च 2024 को गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन कानून 2019 CAA 2019 के नियमों को अधिसूचित किया, जिससे पूरे देश में इस कानून को लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। यह कानून अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी शरणार्थियों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करना आसान बनाता है। नागरिकता संशोधन कानून CAA फिर से देखो, 11 मार्च 2024 को गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन कानून 2019 को CAA 2019 के नियमों में अधिसूचित कर दिया, जिससे पूरे देश में इस कानून के लागू होने का रास्ता साफ हो गया। यह कानून अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और ईसाई और पारसी शरणार्थियों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करना आसान हो गया है इस नागरिकता संशोधन कानून के तहत। इस कानून का उद्देश्य इन देशों में गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देना है जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे। डाक पथ से मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा @85। डाक पत्र के मत से मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा। भारत सरकार ने चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन के परामर्श के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र मतदान सुविधा को लाभ उठाने के लिए न्यूनतम आयु मानदंड को 80 से बढ़ाकर 85 कर दिया है। यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनकी एज है 85 वर्ष है वो डाक के माध्यम से अपना मतदान दे सकते हैं। इसके लिए चुनाव संचालन नियम 1961 में संशोधन किया गया है। 8 फरवरी 2024 को प्रकाशित नवीनतम चुनावी आंकड़ों के अनुसार भारत में 46.88 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें से 1.85 करोड़ नागरिक 80 वर्ष से अधिक आयु के हैं। ई किसान उपज निधि के बारे में बात करते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी WDRA की ई किसान उपज निधि डिजिटल गेटवे लॉन्च की है। ई किसान उपज निधि किसानों के लिए अपनी उपज का 7% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर 6 महीने के लिए पंजीकृत WDRA गोदामों में संग्रहित करने की डिजिटल प्रक्रिया को सरल बनाई है। गोयल ने WDRA पंजीकृत गोदामों में सुरक्षा जमा शुल्क को 3% से घटाकर 1% कर दिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की किसान उपज निधि लॉन्च की है। नाटो का 32वां सदस्य स्वीडन बना है। नाटो का 32वां सदस्य कौन है? स्वीडन। तो 7 मार्च 2024 को स्वीडन USA के वाशिंगटन में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 32वां सदस्य बन गया है स्वीडन। पिछले साल फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना था। वर्ष 1949 में स्थापित नाटो अथवा उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो एक राजनीतिक और सैन्य गठबंधन है। इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। 4 अप्रैल 2024 को उत्तरी अटलांटिक संधि के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने यूरोप और उत्तरी अमेरिका में सामूहिक रक्षा के 75 वर्ष पूरे होने पर जश्न समारोह आयोजित किया था। अब आगे बढ़ते हैं। सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं। 9 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में भारत विकसित उत्तर पूर्व कार्यक्रम के दौरान सेला सुरंग परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया है। सीमा सड़क संगठन ब्रो ने सुरंग का निर्माण असम के तेजपुर को अरुणाचल प्रदेश की तवांग से जोड़ने वाली सड़क पर किया है, जो 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। पश्चिमी और पूर्वी कारमेग से अलग होकर बना बिचोम अरुणाचल प्रदेश का 27वां जिला बन गया है। ठीक है। ब्रो ने सुरंग का निर्माण असम के तेजपुर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग से जोड़ने का सड़क पर किया है। ये इसकी ऊंचाई है 13,000 किलोमीटर। ठीक है। सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश का है। किसके द्वारा बनाया गया? ब्रो के द्वारा। किस किस को लाभ पहुँचाएगा? ईटानगर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। जिसने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया परियोजना को समर्पित भारत के लिए। टोंकिन खाड़ी विवाद के बारे में बात करते हैं। अभी टोंकिन खाड़ी विवाद क्या है? चीन ने टोंकिन खाड़ी के उत्तरी भाग में एक नई क्षेत्रीय समुद्री बेसलाइन
7 बेस पॉइंट की घोषणा की, जिसे वियतनाम के साथ साझा किया है, जिससे मौजूदा समझौता और क्षेत्रीय स्थिरता पर संभावित प्रभावों के बारे में चिंताएं पैदा हो गई हैं। चीन ने टोकिन खाड़ी के उत्तरी भाग में एक नई क्षेत्रीय समुद्री बेसलाइन चीन ने टोकिन खाड़ी के उत्तरी भाग में एक नई क्षेत्रीय समुद्री बेसलाइन 7 बेस पॉइंट की घोषणा की है, जिसे वियतनाम के साथ साझा किया गया है, जिससे मौजूदा समझौता और क्षेत्रीय स्थिरता पर संभावित प्रभावों के बारे में चिंताएं पैदा हो गई हैं। इससे पहले फिलीपींस ने इस क्षेत्र में कब्जे के लिए नई क्षेत्रीय लाइन घोषित की थी। टोकिन की खाड़ी को चीनी भाषा में बीबू खाड़ी और वियतनामी में बेक बू खाड़ी कहा है। सितवे बंदरगाह के बारे में बात करते हैं। विदेश मंत्रालय ने म्यांमार के रखाइन प्रांतों में कलादान नदी पर स्थित सितवे बंदरगाह के पूरे संचालन को संभालने के लिए कि इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल IPGL को प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसका म्यांमार का सितवे बंदरगाह ईरान के शाहिद बेहिश्ती बंदरगाह चाबहार के बाद इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के नियंत्रण में आने वाला दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह बन गया है। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की सहायक कंपनी है, जो केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन है। तो इसे देखो सितवे बंदरगाह के बारे में। विदेश मंत्रालय ने म्यांमार के रखाइन प्रांत में कलादान नदी पर सितवे बंदरगाह के पूरे संचालन को संभालने के लिए इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल IPGL के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस प्रकार म्यांमार का सितवे बंदरगाह ईरान के शाहिद बेहिश्ती बंदरगाह चाबहार के बाद इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के नियंत्रण में आने वाला दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह बन गया है। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की सहायक कंपनी है, जो केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन है। जो सितवे बंदरगाह वो ईरान से आप रिलेटिव रख सकते हैं, ईरान म्यांमार का है। स्वाधीनता दिवस 17 सितंबर को स्वाधीनता दिवस मनाया। गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर को हैदराबाद स्वाधीनता दिवस के रूप में अधिसूचित किया है। 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के 13 महीने बाद तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा शुरू की गई ऑपरेशन पोलो नामक पुलिस कार्रवाई के बाद हैदराबाद को 17 सितंबर 1948 को निजाम के शासन से मुक्ति मिली थी। विदेश कार्यालय परामर्श के बारे में बात करते हैं तो 21 मार्च 2024 भारत और मॉरिटानिया के बीच पहला विदेश कार्यालय परामर्श नोवाकचाट में आयोजित किया गया था। नोवाकचाट ये क्या है? भारत और मॉरिटानिया के बीच पहले विदेश कार्यालय परामर्श नोवाकचाट। भारत ने जून 2021 को नोवाकचाट में अपना मिशन शुरू किया। भारत सरकार ने देश में कृषि उद्योग, दूध प्रसंस्करण संयंत्र और पेयजल परियोजना के लिए मॉरिटानिया को $21.8 मिलियन की क्रेडिट लाइन LOC प्रदान की है। एक राष्ट्र एक चुनाव समिति रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। मार्च 2014 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन का उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसका गठन 2 सितंबर 2023 को प्रस्तावित किया गया था। समिति ने 47 राजनीतिक दलों ने अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत किए, जिनमें से 32 ने एक साथ चुनाव कराने जाने का समर्थन किया। समलैंगिक विवाह विधेयक थाईलैंड के बारे में बात करते हैं। जो थाईलैंड में समलैंगिक विवाह विधेयक पारित हुआ। थाईलैंड की संसद में प्रधानमंत्री श्रेथा थावसिन के नेतृत्व में निचले सदन में ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के लिए एक अभूतपूर्व विधेयक पारित किया। इसके कानून बनाने पर थाईलैंड समलैंगिक संघों को मान्यता देने वाला एकमात्र दक्षिण पूर्वी एशियाई देश बन गया है। हालांकि अभी थाईलैंड राजा की औपचारिक मंजूरी लेने के बाद इसे लागू किया जाएगा। संवैधानिक न्यायालय ने 2021 में थाईलैंड के वर्तमान विवाह कानून पर फैसला सुनाया था, जो केवल समलैंगिक जोड़ों को मान्यता देता था। 2019 में ताइवान की संसद समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाली एशिया की पहली संसद बन गई है। थाईलैंड, ताइवान और नेपाल के साथ एशिया में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाले तीसरा और दुनिया भर के लगभग 40 देशों से अधिक देशों में शामिल है।
एरोस्पेस सर्विसेज इंडिया के बारे में बात करते हैं। भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने गुरुग्राम में अपनी भारतीय सहायक कंपनी एरोस्पेस सर्विस इंडिया लॉन्च की है, जिसमें रक्षा उपकरणों के रखरखाव, मरम्मत और ओवरऑल MRO के लिए बड़े पैमाने पर केंद्र स्थापित करने की योजना है। प्रारंभ में MRO हब संपूर्ण मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM प्रणाली के रखरखाव और मरम्मत पहलू को कवर करेगी। ओम आकार का मंदिर पाली के बारे में बात करते हैं। इसके पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन राजस्थान के पाली जिले में जाडन गांव में किया गया था। यह मंदिर इस प्रतिष्ठित रूप में डिजाइन किया गया कि विश्व का पहला मंदिर बन गया है। इस मंदिर का एक उल्लेखनीय पहलू यह है कि यह अपनी पवित्र सीमाओं के भीतर भगवान महादेव की 1008 मूर्तियां और 12 ज्योतिर्लिंगों को रख सकता है। मनोरंजन के लिए भांग वैध जर्मनी में भांग को वैध कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2024 को जर्मनी में मनोरंजन के लिए भांग का उपयोग वाला कानून लागू हुआ है। जर्मनी मनोरंजन भांग को वैध बनाने वाले यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा देश और माल्टा और लग्जमबर्ग के बाद यूरोपीय का तीसरा बड़ा देश बन गया है। इस कानून के तहत 18 वर्ष और से उससे अधिक आयु के वयस्कों को सार्वजनिक स्थानों पर 25 ग्राम भांग रखने की अनुमति होगी। यदि क्षेत्रों में 50 ग्राम तक घर में उगाई जाने वाली भांग की अनुमति होगी। परमाणु ऊर्जा आयोग के बारे में बात करते हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग की भारत के लिए संभावित शुद्ध न्यू शून्य क्योस स्क्रीनोइजिंग एनर्जी ट्रांजिशन शीर्षक वाली एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का लक्ष्य 2047 तक अपने परमाणु ऊर्जा में उत्पादन का 8000 मेगावाट से अधिक की मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 1 लाख मेगावाट करने का लक्ष्य रखा है। बाद 2025 तक यूरिया आयात समाप्त करना है। बाद घरेलू उत्पादन बढ़ाकर और वैकल्पिक उर्वरकों की वकालत करके 2025 तक यूरिया आयात को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसका लक्ष्य आयात पर निर्भरता को कम करना है। वर्तमान में 30% को संतुष्ट करता है। संस्कृति शिक्षा समझौता भारत नेपाल के बारे में बात करते हैं। भारत और नेपाली सरकार ने दोनों देशों के विद्वानों के साथ संस्कृति अनुसंधान और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग किया है। इसके लिए काठमांडू में आयोजित नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत कॉन्क्लेव 5 सूत्री प्रस्ताव अपनाया गया है। संस्कृत ग्रंथों पर शोध और प्रकाशन के लिए एक अध्ययन केंद्र स्थापित करने की योजना कही गई है। ठीक है, ये कहाँ है? नेपाल में काठमांडू में। एक वाहन एक फास्टैग। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने एक वाहन एक फास्टैग मानदंड पेश किया, जिसका उद्देश्य कई वाहनों के लिए एक ही फास्टैग के उपयोग को रोकना या कई फास्टैग को लिंक करना है। 1 अप्रैल 2024 से यह मापदंड लागू हो जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस वर्ष 1 दिसंबर 2019 से देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित टोल फ्री प्लाजा पर सभी लेन को फास्टैग लेन घोषित करने का निर्णय लिया है।